हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत क्यों बनाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ अपने विचारों को बदलकर आप अमीरी और सफलता को अपनी जिंदगी में कैसे खींच सकते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है अमीरी की, कामयाबी की और उस माइंडसेट की जो करोड़पतियों को बनाता है करोड़पति। मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला और उन्हें बना दिया करोड़ों का मालिक। इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, कहानियों और एक्शन प्लान्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस थॉट से जिसने सब कुछ बदल दिया। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की ये जबरदस्त जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, डिजायर यानी सफलता की पहली सीढ़ी। चाहत वो चिंगारी है जिससे अमीरी की आग जलती है। नेपोलियन हिल का मानना है कि किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी तीव्र इच्छा जो चैन न लेने दे। ये सिर्फ विश नहीं होती, ये होती है डिसीजन प्लस एक्शन का कॉम्बो। अब मिलिए एडविन सी बर्न्स से, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक ख्वाब लेकर थॉमस एडिसन से मिलने निकला था। उसके पास ना पैसा था ना पहचान, पर एक पक्का इरादा था कि उसे एडिसन के साथ काम करना है। बर्न ने ट्रेन में बिना टिकट लटका एडिसन की कंपनी पहुंचा और बोला, मुझे आपके साथ काम करना है। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर एडिसन ने उसे एक छोटा काम दे दिया। बर्न्स ने सालों तक वहीं काम किया बिना शिकायत, और एक दिन जब एडिसन को अपने नए प्रोडक्ट के लिए किसी पर भरोसा करना था, तो उसने बर्न्स को चुना। तो बर्न्स बन गया एडिसन का पार्टनर और करोड़ों कमाए। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होता है, आपको डिसाइड करना होता है आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट, और फिर उस ख्वाब के पीछे अपनी पूरी एनर्जी, वक्त और जुनून झोंक देना होता है। आज ही एक डायरी निकालिए और लिखिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मैं इसे कब तक पाना चाहता हूँ। हर दिन इसे जोर से पढ़िए, महसूस कीजिए जैसे आपने वो चीज ऑलरेडी पा ली हो। चैप्टर 2, फेथ यानी विश्वास की ताकत। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी कहावत है, अगर तुम खुद पे यकीन कर लो तो दुनिया भी यकीन करने लगती है। नेपोलियन कहते हैं, सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है, अगर आपको सच में अमीर बनना है तो उस ख्वाब का पूरा विश्वास होना चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फेथ यानी आस्था एक ऐसा मानसिक टूल है जो आपको अपने गोल से जोड़ता है। फेथ वो इमोशन है जो सोच को हकीकत में बदलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है, मैं बड़ा होकर बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते हैं क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है ना सपोर्ट है, पर वो रोज आईने में देखता है और कहता है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पावरफुल। सालों बाद वो बच्चा बना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ। यही होता है फेथ का कमाल। नेपोलियन कहते हैं कि फेथ को पैदा किया जा सकता है, और वो किस चीज से? वो होता है प्रैक्टिस से। बट कैसे? ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलना। विजुअलाइजेशन, अपने गोल को इमेजिन करना जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में है। रोज सुबह और रात को 3 बार ये बोलें, मैं सफल हूँ, मैं अपने गोल्स के लायक हूँ, मैं अपनी सोच से अमीर बन रहा हूँ। जरूरी है कि इसे सिर्फ बोले नहीं, महसूस भी करें। दिल से भरोसा करें कि ये सब पॉसिबल है। दोस्तों, जब विश्वास दिल में बस जाता है तो डर बाहर चला जाता है। फेथ वो बीज है जो आपकी सोच को अमीरी के पेड़ में बदलता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीखो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो बार बार सोचते हैं या बोलते हैं, वो हमारे अंदर धीरे धीरे सच क्यों बन जाता है? नेपोलियन इस चैप्टर में हमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट से मिलवाते हैं, ऑटो सजेशन यानी खुद को लगातार और जानबूझकर सकारात्मक सुझाव देना। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन खुद को कहे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस की बात ही नहीं है, तो क्या वो वाकई कभी भी कुछ बड़ा कर पाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वो रोज खुद से कहे, मैं काबिल हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरा सपना सच होगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग वही बिलीव करने लगता है। नेपोलियन बताते हैं कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक स्पंज की तरह होता है। वो जो भी बात उसे बार बार सुनाई जाती है वो उसे सच में मान लेता है। एक लड़का हर दिन अपने कमरे की दीवार पर अपना गोल लिख कर रखता था।
मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। वो हर सुबह शाम उसे जोर से पढ़ता था, विजुअलाइज करता था। 2 साल बाद वो वही कमाने लगता है। कैसे? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया था। ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, ये साइंटिफिक तरीका है माइंड को प्रोग्राम करने का। अपने गोल को एक पॉजिटिव सेंटेंस में लिखिए, जैसे मैं 2025 में 10 लाख रुपए की इनकम हासिल करूंगा। उस सेंटेंस को हर दिन सुबह और रात जोर से पढ़िए। जब पढ़े तो फील कीजिए जैसे वो सपना सच हो चुका है। याद रखिए, वर्ड्स, देन थॉट्स, देन बिलीव्स, देन एक्शंस, देन रिजल्ट्स। ऑटो सजेशन से आप अपनी इनर रियलिटी बदल सकते हैं और वही आउटर रियलिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर देती है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान को अमीर बनाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको हर चीज जाननी चाहिए? नेपोलियन यहाँ हमें बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज ओनली पोटेंशियल पावर। असल पावर होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब जैसे समुद्र में पानी बहुत है, पर अगर वो केंद्रित ना हो तो वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वैसे ही जनरल नॉलेज सबके पास होता है, पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही आपकी काबिलियत को धन में बदलता है। एक किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता था, पर कभी अमीर नहीं बन पाया। दूसरी तरफ एक आदमी था जिसे खेती का ज्ञान नहीं था, पर उसने एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की टीम बनाई और उसे मैनेज किया, और वो बना करोड़पति। इससे हमें क्या समझ में आता है? आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको क्या जानना है और किससे वो नॉलेज लेना है। नेपोलियन बताते हैं 2 तरह के नॉलेज होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल नॉलेज, जो स्कूल और कॉलेज में मिलता है। ये काम नहीं आता जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। सेकेंड होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो किसी खास फील्ड या स्किल में होता है, जैसे स्टॉक मार्केट, मार्केटिंग, आईटी या फिर सेल्स। सोचिए कि आपके गोल को पाने के लिए कौन से स्किल या नॉलेज जरूरी है। वो नॉलेज कहाँ से मिल सकती है? बुक्स से, मेंटोर्स से, कोर्सेज से, या फिर टीम बनाने से। एक प्लान बनाइए और उस नॉलेज को अक्वायर करना शुरू कीजिए आज से ही। याद रखिए, आज का जमाना इंफॉर्मेशन ओवरलोड का है, लेकिन जो इंसान सही नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई करता है वही असली अमीर बनता है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, अमीरी का रचनात्मक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी बड़ी चीजें बनी है वो पहले किसी के दिमाग में एक छोटी सी कल्पना थी? नेपोलियन कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी हमारे दिमाग की सबसे शक्तिशाली फैक्ट्री। हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन की डिजाइन बनाई तो उनके इंजीनियर्स बोले, सर ये पॉसिबल ही नहीं है, पर फोर्ड ने कहा करना ही है, और आखिरकार कुछ समय बाद इंजीनियर्स ने वो इंजन बना ही लिया। तो क्या फोर्ड के पास खुद टेक्निकल नॉलेज थी? शायद नहीं, लेकिन उनके पास था इमेजिनेशन का बल और उस पर अडिग विश्वास। हिल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाती है, एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से आइडियाज लाती है जब आप डीपली फोकस्ड होते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अकेले बैठकर अपने गोल्स को इमेजिन कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी अपने सपने और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अपने आइडियाज को नोटबुक में लिखिए। कोई भी थॉट छोटा नहीं होता। इमेजिनेशन से शुरू होता है हर इनोवेशन, हर बिजनेस, हर रिवॉल्यूशन। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीरी की ब्लूप्रिंट। सपना देखना आसान है, पर उसे रियलिटी में बदलना है तो जरूरत है प्लानिंग की। हिल कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अब मान लीजिए कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, पर उसके पास ना कोई प्लान है ना कोई टाइमलाइन, तो क्या वो सिर्फ सोचने भर में अमीर बन जाएगा? शायद नहीं। एक लड़का YouTube से पैसा कमाना चाहता था। वो सालों तक सिर्फ वीडियोस देखता रहा कि कैसे कमाएं पैसे, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। दूसरी ओर उसका एक दोस्त ने रोज एक वीडियो बनाया, स्क्रिप्ट लिखा, SEO सीखा। 1 साल में वो कमाने लगा, क्योंकि उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। नेपोलियन कहते हैं, प्लान को लिखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ। अपने चारों ओर ऐसे लोगों की टीम बनाओ जिनके पास अलग अलग एक्सपर्टीज हो। अपने गोल के लिए एक क्लियर एक्शनेबल प्लान बनाइए, जैसे कब तक, कैसे, कौन सी रिसोर्सेज चाहिए। डेली और वीकली स्टेप्स डिफाइन कीजिए। रेगुलरली रिव्यू कीजिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। याद रखिए, प्लान प्लस एक्शन इक्वल्स टू सक्सेस। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय की ताकत।
नेपोलियन की 25 साल की रिसर्च के अनुसार जो लोग अमीर बने उनमें एक बात कॉमन थी, वे जल्दी निर्णय लेते थे और उसे बदलते नहीं थे। अब देखिए, ज्यादातर लोग लाइफ में डिसीजन लेने से डरते हैं, कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ये डर उन्हें पीछे खींचता है। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करने का फैसला लिया तो पूरी दुनिया ने कहा ये तो कभी नहीं चलेगा, पर जॉब्स ने डिसीजन लिया, उस पर डटा रहा। आज हम उसी विजन को हाथ में पकड़े हैं। हिल कहते हैं जो लोग जल्दी निर्णय नहीं लेते वो दूसरों की राय से जीते हैं, जो निर्णय लेकर एक्शन में बदलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूँ या डिसीजन ले रहा हूँ। यस या नो कहने में क्लैरिटी लाइए, डाउट में मत अटके रहिए। प्रैक्टिस कीजिए, डिसिसिव बनना एक स्किल है। इनडिसीजन इक्वल्स टू डिले इक्वल्स टू फेलियर, डिसीजन इक्वल्स टू एक्शन इक्वल्स टू सक्सेस। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, हार ना मानने वाला जुनून। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कई बार लोग स्मार्ट होते हैं, स्किलफुल होते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें कमी होती है परसिस्टेंस की। नेपोलियन कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। एक आदमी ने गोल्ड माइन में खुदाई शुरू की, कई बार खुदाई की, कुछ नहीं निकला, हार मान गया और माइन बेच दी। नया मालिक आया और एक एक्सपर्ट को लेके आया और सिर्फ 3 फीट खुदाई के बाद उसे मिला करोड़ों का सोना। ओल्ड जो ओनर था वो बस थोड़ा और टिक जाता तो वो आज मिलियनेयर होता। यही है परसिस्टेंस की ताकत। टिके रहो तब तक जब तक मिल ना जाए। अपने गोल को रोज याद दिलाओ, उसे लिखो, देखो, बोलो। हार्ड डेज आएंगे पर खुद से एक प्रॉमिस करो कि मैं नहीं रुकूंगा। डिसिप्लिन बनाओ, चाहे मूड हो या ना हो, एक्शन लो। याद रखो, कई बार सक्सेस ठीक उस मोड़ पर आती है जहां लोग हार मानते हैं। चैप्टर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, कलेक्टिव ब्रेन का जादू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अकेले नहीं चलते, उनके पास होती है एक मास्टरमाइंड टीम। नेपोलियन बताते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही पर्पस के साथ रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं और सोचते हैं तो वहां पैदा होती है एक थर्ड इनविजिबल फोर्स, एक कलेक्टिव माइंड जो अकेले पॉसिबल नहीं है। जैसे थॉमस के पास खुद के आइडियाज थे पर उसके पीछे एक पूरी टीम थी जो उसे शेप देती थी। हेनरी फोर्ड ने भी मैकेनिक्स और इंजीनियर्स की एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाई थी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी कंपनी चाहिए, बस आपके पास 1 से 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपने गोल्स शेयर कर सको, जिनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके। अपने आसपास ऐसे लोग खोजिए जो आपके जैसे ही माइंडसेट के हों। हर हफ्ते एक बार 15 से लेकर 30 मिनट का गोल डिस्कशन रखिए, एक दूसरे को अकाउंटेबल रखिए। यही होता है रियल मास्टरमाइंड। याद रखिए, अलोन यू कैन गो फास्ट but together you can go far. Chapter 10, The Mystery of Sex Transmutation, एनर्जी को अमीरी में बदलो। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सबसे मिसअंडरस्टूड है, सेक्स एनर्जी। नेपोलियन कहते हैं, सेक्स एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि ये सबसे पावरफुल इमोशनल एनर्जी होती है। अगर इसे कंट्रोल और चैनलाइज किया जाए तो यही एनर्जी बन सकती है सक्सेस की सीढ़ी। हिस्ट्री में देखें, जिन लोगों ने इतिहास रचा उनमें एक बात कॉमन थी, उनके पास जबरदस्त ड्राइव और इंटेंसिटी थी। वो एनर्जी सिर्फ काम में नहीं, पैशन में लगती थी। हिल इसे कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी इस एनर्जी को फिजिकल ग्रेटिफिकेशन से हटाकर क्रिएटिविटी, बिजनेस और पर्पस में यूज करना। अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट करना सीखिए। जब एनर्जी हाई हो तो उसे किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं, लाइक राइटिंग, क्रिएटिंग या लर्निंग। अपने अंदर के अट्रैक्शन और चार्म को इन्फ्लुएंस में बदलिए। याद रखिए, जिन्होंने अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख लिया वो अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना भी सीख लेते हैं। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, आपका अदृश्य भाग। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा जो कभी सोता नहीं और आपकी हर सोच, हर इमोशन को साइलेंटली एब्जॉर्ब करता है। नेपोलियन बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है आपकी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने इसे नेगेटिव से भर दिया, डर, शक, चिंता, तो ये वही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपने फेथ, कॉन्फिडेंस और एबंडेंस से भर दिया तो ये आपको लाइफ में वही देगा। आपकी इमोशंस ही सबकॉन्शियस को ट्रिगर करती है, इसलिए ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन इतनी जरूरी है। रोज सुबह और रात को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। अपने थॉट्स को फिल्टर कीजिए, नेगेटिव बातें आने ही मत दीजिए। विजुअलाइजेशन के साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जोड़िए। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड गार्डन है,
आप जो बीज डालेंगे वही फल देगा। चैप्टर 12, द ब्रेन, दिमाग का वायरलेस सिस्टम। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन भी है। मतलब हमारी थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, जैसे रेडियो वेव्स। आप जो सोचते हैं वो दूसरे लोगों के माइंड्स तक पहुंचती है और आप भी दूसरी थॉट्स रिसीव करते हो। जब आप किसी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या सोच रहा है आपको महसूस होता है। कभी कभी जवाब बिना बोले ही मिल जाता है। ये ब्रेन का टेलीपैथी और वाइब्रेशनल पावर है। हाई वाइब्रेशन थॉट्स सोचिए, फेथ, बिलीव, लव, कॉन्फिडेंस। म्यूजिक, मेडिटेशन और साइलेंस का प्रयोग कीजिए अपने फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करने के लिए। याद रखिए, आपका दिमाग वाईफाई की तरह है, उसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल पर रखें। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रियों की शक्ति। अब हम आए हैं उस अंतिम रहस्य पर जो सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है, सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। जब आप डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, प्लानिंग, परसिस्टेंस ये सारी चीजें लगातार अप्लाई करते हो तो एक समय आता है जब आपको बिना कारण एक आइडिया आता है, एक गट फीलिंग होती है और वो बिल्कुल सही साबित होती है। यही होती है सिक्स्थ सेंस, जो आपको इनविजिबल गाइडेंस देती है। हिल बताते हैं कि जब वो बहुत डिस्करेज थे तो एक दिन अचानक एक वॉइस आई, अब रुकने का नहीं, बस आगे बढ़ते जाओ। उन्हें कोई दिखा नहीं, पर वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने डिसीजन लिया और वही चैप्टर आगे चलकर किताब का टर्निंग पॉइंट बना। इंट्यूशन को ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। मेडिटेशन और साइलेंस के जरिए अपने अंदर की आवाज को पहचानिए। जब माइंड क्लियर होता है तभी सिक्स्थ सेंस एक्टिव होती है। याद रखिए, सिक्स्थ सेंस वही एक्टिवेटेड करता है जो खुद को भीतर से जान लेता है। चैप्टर 14, हाउ टू आउटविट द सिक्स घोस्ट्स ऑफ फियर, डर से जीतने की कला। दोस्तों, आपने पूरी किताब पढ़ ली, अब हर प्रिंसिपल समझ लिया, लेकिन अगर एक चीज नहीं निकाली अपनी जिंदगी से तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और वो चीज है फियर, यानी डर। नेपोलियन कहते हैं जब तक हम अपने डरों को नहीं पहचानते और हराते, हम कभी भी थिंक एंड ग्रो रिच नहीं बन सकते। वो बताते हैं इंसान को रोकने वाले 6 भूत होते हैं। फर्स्ट होता है फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का डर, सबसे बड़ा डर जो एक्शन को मार देता है। अगर फेल हो गया तो सोचकर लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। सेकंड होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। यह डर हमें अपने आइडियाज दबाने पर मजबूर करता है। समाज के डर से हम खुद से दूर हो जाते हैं। थर्ड होता है फियर ऑफ इल हेल्थ, यानी बीमारी का डर। छोटी छोटी बातों में चिंता करने वाले लोग हेल्थ को लेकर भी पैरानॉइड हो जाते हैं। फोर्थ होता है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार को खोने का डर। इमोशनल डिपेंडेंसी हमें वीक बना देती है और हम अपने गोल से भटक जाते हैं। देन फिफ्थ होता है फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे का डर। अब बहुत देर हो गई है सोचकर कई लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं। एंड सिक्स्थ होता है फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का डर। इस डर से ना हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ही नहीं पाते हैं। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, कौन सा डर मुझे रोक रहा है। हर दिन खुद को अफर्म करो, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ, स्वीकार करता हूँ और पीछे छोड़ता हूँ। मेडिटेशन, जर्नलिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की मदद से इन भूतों से मुक्ति पाओ। याद रखो दोस्तों, डर कोई राक्षस नहीं, वो सिर्फ एक शैडो है। अगर तुम रोशनी की तरफ बढ़ोगे तो वो अपने आप मिट जाएगा। और यही है इस किताब का सबसे गहरा संदेश। सोचो, समझो, डर को हराओ और अमीर बनो। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के पावरफुल चैप्टर्स। हर एक थॉट, हर एक टूल डिजाइन टू मेक यू अनस्टॉपेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा प्रिंसिपल आपकी लाइफ में सबसे पावरफुल लगा। और ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज, कहानियां और माइंडसेट बदलने वाली बातें सुनते रहने के लिए अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। याद रखना, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है और अब वो सिस्टम आपके पास है। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।